हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोनॉमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का सेकंड चैप्टर, क्लास 10th, फेडरलिज्म। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से दो कंट्री का एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, डेमोक्रेटिक कंट्री से दोनों, दैट इज श्रीलंका एंड बेल्जियम। तो बेल्जियम में फेडरल डिवीजन ऑफ पावर था। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर का मतलब था, फेडरल कंट्री का मतलब था कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर था, है ना, क्योंकि बेल्जियम में दो रीजन था, फ्लेमिश रीजन था और बेलोनिया रीजन था, और दोनों के लिए सेपरेट अलग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलग थी। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम कहा जाता है, इसको कहा जाता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको क्या बोला जाता है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये कहाँ इंप्लीमेंट था? ये इंप्लीमेंट था हमारे बेल्जियम में। दूसरी तरफ हमारा जो श्रीलंका था, श्रीलंका में सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट था पूरे इंटायर कंट्री के लिए, और इस सिस्टम को बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम। अब अगली स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। चैप्टर का नाम भी है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक सेट ऑफ आइडियाज है, एक फिलॉसफी है, जिसमें ये बात कही जाती है कि यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होना है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पहली फर्स्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में, कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है और फिर वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है, और वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को ही हम बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, तो अगली स्लाइड्स में हम देखते हैं कि फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या है। ये कोई मान लीजिए कंट्री है, ये कंट्री अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से मिलकर बनी है ना। इसे आप स्टेट्स भी कह सकते हैं, रीजन भी कह सकते हैं, प्रोविंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऐसी होगी जो इंटायर कंट्री के लिए होगी, कंट्री है ए, और जो गवर्नमेंट इंटायर कंट्री के लिए होगी उसको बोलते हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, या फिर आप इसी को यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, यूनियन गवर्नमेंट, या फिर इसी को आप नेशनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, नेशनल गवर्नमेंट, या फिर इसी को आप फेडरल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। ये अलग अलग नेम को जानना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे फंसाने का काम करते हैं लोग। दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक दूसरी टायर ऑफ गवर्नमेंट होगी जो कि पर्टिकुलर रीजन्स के लिए होगी, जैसे ये पर्टिकुलर रीजन्स है आपका ये वाला एरिया। अब यहाँ के लिए जो एक गवर्नमेंट होगी उसको बोलते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम से जाना जाता है। हमारे इंडिया में इसे स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, आप इसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, है ना। प्रोविंस है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या फिर आप इसी को रीजनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, है ना, रीजनल गवर्नमेंट, क्योंकि पर्टिकुलर रीजनल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए इस एरिया में पर्टिकुलर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर इस स्टेट्स के लिए होंगे। मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे एंजॉय बोथ एक्सक्लूसिव राइट। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर उनको ऑर्डर देगी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट हैं, अधीन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। दोनों के प्रॉपर जो जुरिस्डिक्शन है वो प्रॉपर क्लियरली बटे हुए हैं। ये होता है हमारा फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ जो यूनिटरी सिस्टम होता है, यूनिटरी सिस्टम जिसे आप श्रीलंका में देखा था कि श्रीलंका में अगर मान लीजिए ये कोई कंट्री है तो यहाँ पे सिर्फ, भले ही यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बने होंगे, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो अथॉरिटी होगी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। और यही गवर्नमेंट पूरे इंटायर कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट करेगी। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में रीजनल गवर्नमेंट है भी, तो वो पूरी तरीके से सबऑर्डिनेट होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब डेलीगेटेड पावर को एंजॉय करेंगी यहाँ पे जो भी रीजनल गवर्नमेंट होंगी। कहाँ पे? यूनिटरी सिस्टम में। यह है हमारा यूनिटरी सिस्टम और यह है हमारा फेडरलिज्म सिस्टम। और क्या डिफरेंसेस हैं आपने देखा? आप एक बार इसको रीड कीजिए। Federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent unit of a country, जिसे मैंने पहले ही आपको समझा दिया।
फिर दूसरा पॉइंट यह है कि फेडरेशन हैज अ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब मिनिमम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। हमारे इंडिया की अगर बात करें तो हमारे यहाँ 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट भी है, जिसे आप लोकल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। The one is government for the entire country that is usually responsible for a few subject of common national interest। तो जो नेशनल गवर्नमेंट होगी, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होगी, वो ऐसे लॉज को, ऐसे रूल्स को फॉर्मुलेट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे जो पूरी कंट्रीज के लिए यूनिफॉर्मिटी का काम करे। जैसे बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, डिफेंस हो गया। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश के पास डिफेंस की क्या जरूरत है, आर्मी की क्या जरूरत है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो कॉमन कंसर्न होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, और जो डे टू डे लाइफ की डेली एक्टिविटीज हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट देखेगी या प्रोविंस देखेगी। और यहाँ पे भी लिखा है कि बोथ दिस लेवल एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स नो सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू सब्जुगेट द स्टेट अथॉरिटीज। एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। और दूसरी तरफ जो यूनिटरी सिस्टम है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, है ना। देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। अगर मान लीजिए कोई सब यूनिट्स हैं भी वहां पे, इन केस अगर सब यूनिट्स हैं भी, तो वो सबऑर्डिनेट होंगी, अधीन होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। मोर ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंस और द लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि डेलीगेटेड पावर को एंजॉय करते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो ये रहा हमारा फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में डिफरेंस। अब फेडरलिज्म के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, की फीचर्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। तो सबसे पहला फीचर जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वो है देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये तो आपको आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट है different tier of the government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction and specific matter of legislation, taxation and administrations। मतलब फिर से वही बात कि अगर मान लीजिए कोई हमारी ये सेंट्रल की कोई कंट्री है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है। तो यहाँ का अगर कोई सिटीजन है यहाँ पे ए, तो ए के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टेट तो रूल करेगी ही करेगी, साथ ही साथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके ऊपर रूल करेगी। हाँ, दोनों के जुरिस्डिक्शन अलग अलग होंगे। जुरिस्डिक्शन मतलब एरिया, कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से मैटर पे आप कौन कौन से रूल बना सकते हो, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। दोनों ही एक दूसरे के राइट्स को फ्रिंज नहीं करेंगे, वायलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा भी है ईच टायर है ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली पहले ही मेंशन्ड हो चुका है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स फॉर्मुलेट करेगी और कौन कौन से सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट रूल को फॉर्मुलेट करेगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द बेसिक और द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड। ये इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स लिखे गए हैं जो कि फेडरल सिस्टम के हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगी तो वो जब चाहे तब पार्लियामेंट के मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है। बट ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की पावर तो है, लेकिन जो बेसिक फीचर्स होते हैं, जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की भी रेटिफिकेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से हटाकर सेंट्रल लिस्ट में रख दो, फिर आप उसको रूल्स फॉर्मुलेट करो। Okay, and the fifth point is that courts have the power to interpret the constitutions। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उसको जो फाइनल इंटरप्रिटेशन की पावर होगी वो जुडिशरी के पास होगी, जुडिशरी पावर मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से बात करे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से बात करेंगे, फिर इसमें डिस्प्यूट होगा। तो किसी भी प्रकार का अगर डिस्प्यूट होता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी ही रोल प्ले करेगी
एम्पायर की तरह काम करेगी। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि फेडरल सिस्टम में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और 6th पॉइंट यह है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड। यहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, कहां कहां से टैक्सेशन सिस्टम आपको मिलेगा, ये प्रॉपर क्लियरली डिवाइडेड मेंशन्ड होगी, स्पेसिफाइड होगी कॉन्स्टिट्यूशन में। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहां कहां से टैक्स को जुटाएगी। जैसे हमारे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। जीएसटी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और प्रॉपर एक पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लीकर की बात करते हैं, अल्कोहल की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट में आता है। तो इस प्रकार से जो रेवेन्यू ऑफ सोर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लियरली डिवाइडेड है। ऐसा इसलिए है ताकि दोनों को अपना फंक्शनिंग करने में किसी प्रकार की डिपेंडेंसी ना हो, दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। अब ये जो फेडरल सिस्टम है इसके पर्पस क्या है, ये फेडरलिज्म सिस्टम को क्यों लाया जाता है? द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। कैसे? इसको एक बार फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए ये हमारी इंडिया है, इंडिया की बात करते हैं। अब इंडिया में दिल्ली में आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट हमारे इंडिया में अगर इस समय 28 स्टेट्स हैं तो हर स्टेट्स की अपनी अलग अलग एस्पिरेशंस है, नीड है, अलग अलग कल्चर है, लैंग्वेज भी है। तो आपको क्या लगता है कि अगर दिल्ली की गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट कर रही है तो क्या वो उसकी डिमांड सभी जगह एक जैसे होगी क्या? नहीं। केरल में जो गवर्नमेंट, जो केरल के लोग हैं उनके जो कल्चर हैं वो अलग है, उनके जो लैंग्वेज हैं वो अलग है। अब दिल्ली में तो हिंदी लैंग्वेज चलती है, तो क्या हिंदी लैंग्वेज को इंपोज कर दिया जाए पूरे स्टेट्स के ऊपर? तो आंसर इज बिग नो। तो फेडरल सिस्टम का पर्पज यही है कि जो कॉमन कंसर्न होते हैं उसको जो हैंडल करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, और जो स्टेट्स की लोकल रिक्वायरमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है पावर कि आप अपने अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर रीजन पे रूल करो। तो बेसिक सब्जेक्ट आपको मेंशन हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, आप इस पे प्रॉपर, क्योंकि हो सकता है ना कि यहाँ के एग्रीकल्चरल लैंड अलग हो तो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट में रखा गया है। अब वहां के जो रिसोर्सेस हैं हर स्टेट्स के अलग अलग हैं, तो टैक्सेशन सिस्टम भी एग्रीकल्चर का स्टेट सब्जेक्ट में रखा गया है। उसी प्रकार से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारे डिफेंस हो गया, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, इनकम हो गया, सॉरी इनकम टैक्स हो गया, करेंसी हो गई, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए। फॉरेन अफेयर्स, अब उत्तर प्रदेश का अमेरिका के साथ रिलेशन रखने में क्या हित है? वो तो भारत सरकार रखेगी, इंडियन गवर्नमेंट रखेगी, इसीलिए फॉरेन अफेयर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो 2 ऑब्जेक्टिव है, पहला यह है कि यूनिटी ऑफ द कंट्री को मेंटेन करना। ऐसा हो सकता है ना कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही रूल्स को सारी जगह पे इक्वली फॉर्मुलेट करेगी तो हो सकता है कि पर्टिकुलर स्टेट खुश ना हो और वो कहे नहीं भैया हमको इंडिया में रहना ही नहीं है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और है और स्टेट, ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो हमारे ऊपर किसी प्रकार का रूल्स इंपोज कर रही है। क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सबके एस्पिरेशंस अलग अलग हैं, सबके रिसोर्स अलग है, ज्योग्राफी अलग है, इथनिसिटी अलग है, कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, इवन रिलीजन भी अलग है। तो अकोमोडेट करना है ना, रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है, दैट इज वाई। तो आप क्या कहोगे? फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट वन इज टू इंटीग्रेट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, सेफ गार्ड करना, और दूसरा है कि पूरी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, सबको फ्रीली छोड़ देना कि आप अपने अकॉर्डिंग रूल करो, एंजॉय करो। 2 एस्पेक्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। पहला ये है कि जितने भी गवर्नमेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, उनको जो भी रूल्स हैं पावर शेयरिंग को लेकर उस पर एग्री करना चाहिए, और
जो भी एग्रीमेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में, उस रूल्स के प्रति ईमानदार होना चाहिए, है ना, अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और इस तरीके से जब म्यूचुअल ट्रस्ट होगा और एग्रीमेंट होगा कि हम सब साथ में रहेंगे, तो इस तरीके से आइडियल फेडरल सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो फेडरल सिस्टम है, ये हर कंट्री में अलग अलग बैलेंस ऑफ पावर को शो करता है। बैलेंस ऑफ पावर की बात अगर हम करें तो इसका मतलब है, कहीं कहीं पे क्या है कि अगली स्लाइड में देखते हैं, कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है कंपेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि वो फेडरेशन फॉर्म कैसे हुआ है। फेडरेशन फॉर्म होने के दो तरीके हैं या फिर दो रूट्स हैं, है ना, देयर आर टू रूट्स। पहला ये है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में क्या होता है कि अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, वो एक साथ आते हैं और एक साथ आके एक बिगर यूनिट में कन्वर्ट होते हैं। सिंस वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो अपनी सॉवरेंटी को भी एक करते हैं, है ना, सब मिलके एक सॉवरेंटी यूनिट बनाते हैं और इस तरीके से वो अपनी सिक्योरिटी और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। और इसका एग्जांपल है हमारा यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और इस तरीके से जो फेडरेशन फॉर्म होते हैं, वहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं, जो मिल के एक कंट्री बनाए हैं, नेशन बनाए हैं, वो ज्यादा पावर होते हैं एज कंपेयर टू द फेडरल गवर्नमेंट। और मैंने आपको पहले ही बताया फेडरल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। इसको हम स्लाइड से समझते हैं और हम यूएसए का ही एग्जांपल लेकर समझते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ये अलग अलग स्टेट्स हैं। मान लीजिए हम यूएसए का एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे हम 13 कॉलोनीज बना दिए हैं। आई नो मोर देन 13 हो गई है। यहाँ पे जो यूरोपियन नेशन दैट इज ब्रिटेन, वो लगातार इनके ऊपर अटैक करता था, इनको काफी समय तक कॉलोनाइज भी किया था। और फाइनली जिस तरीके से इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली है, तो इनको 1783 में आज़ादी मिली है। और जब इनको आज़ादी मिली तो अब ये छोटे छोटे स्टेट्स थे, इनके मन में डर था कि कहीं कल को फिर से कोई बाहरी नेशन हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकता है, हमें कॉलोनाइज कर सकता है। तो अब ये एक साथ आते हैं और एक साथ आके इनकी कुछ कंडीशंस हैं, एग्रीमेंट हैं। वो एग्रीमेंट यही है, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। ये एक बिगर यूनिट में कन्वर्ट हो गए, है ना, ये बिगर यूनिट में कन्वर्ट हो गए और ये बन गया हमारा एक यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट। आप देख पा रहे हैं अलग अलग स्टेट है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नेशन। इसी को आप क्या कहते हैं, यूएसए। यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स आए हैं। इस समय अगर हम बात करें तो यूएसए में 50 स्टेट्स थे, 50 स्टेट्स हैं सॉरी। और जब ये फॉर्मेशन हुआ था उस समय 13 कॉलोनीज थी या फिर 13 स्टेट्स थे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है। बट अगली स्लाइड में हम देखेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होगा। जैसे हम इंडिया की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, कर ही देते हैं अभी। जैसे ये हमारा इंडिया, ओहो सब गया, ये हमारा इंडिया। इंडिया में क्या होता है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, पहले हम बता देते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि एक कंट्री या फिर एक नेशन अपने यहाँ डाइवर्सिटी के आधार पे, डिफरेंसेस के आधार पे स्टेट का क्रिएशन करता है ना, अलग अलग यूनिट्स का, सब यूनिट का क्रिएशन कर रहा है। अब ये जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस है, ये ज्योग्राफिकल भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, हिस्टोरिकल भी हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर, जिस तरह लिंग्विस्टिक स्टेट मैंने आपको बताया है या फिर बताऊंगा। तो उसके आधार पे क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक कंट्री बिगर यूनिट पहले से ही है, यहाँ पे खुद को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है ताकि डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट कर पाए, डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज कर पाए। तो ये हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या हो रहा है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज्यादा पावरफुल है। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फेडरेशन का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ये हो गया हमारा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रोविजंस होते हैं जो ये शो करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल दैन स्टेट। और थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको अभी कमिंग टुगेदर फेडरेशन बताया था, वहां पे स्टेट्स ज्यादा पावरफुल हैं। अगर यूएसए की पर्टिकुलर बात करूं, ये हमारा मान लीजिए यूएसए है, ओके, ये यूएसए है, यहाँ पे लिख के देता हूं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट कम है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या होल्डिंग टुगेदर में, या फिर मैं पर्टिकुलर कंट्री का ही नाम लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये इंडिया है और ये यूएसए। इंडिया मतलब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। यूएसए मतलब कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब यहाँ पे देखिए, स्टेट्स के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, भले ही वो एक साथ मिलके एक नेशन बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे हर स्टेट्स की अपना अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है। हमारे इंडिया में क्या सारे स्टेट्स जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का क्या अलग कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या नहीं है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी बात, यहाँ पे हर एक स्टेट्स का अलग अलग सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मिसिसिपी स्टेट है, वहां पे एक, अगर आप उसके सिटीजन है तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे फ्लोरिडा के भी सिटीजन हो। अलग अलग राज्यों का, स्टेट का सिटीजनशिप लेना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में अगर आप उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के निवासी हो तो ऐसा नहीं कि आपके पास उस स्टेट का सिटीजनशिप होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, सिटीजनशिप नहीं। सिटीजनशिप में आप एक ही हैं, दैट इज इंडियन। तो एक ही सिटीजनशिप होता है, दैट इज नेशनल। तो इस तरीके से कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि स्टेट्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। ओके, तो एक बार इसको पढ़िए जरा। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में a large country decide to divide its power between constituent states and the national government, जो कि अभी मैंने स्लाइड में बताया था कि एक कंट्री खुद से डिवाइड कर रही है पावर को अलग अलग स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। जैसे एक एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया। तो जहां जहां इस प्रकार की गवर्नमेंट होगी, ये बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होगी, है ना। ये अगली स्लाइड, अगली लाइन में आप लिखा भी है, tends to be central government tends to be more powerful as compared to the state। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी ऑफन डिफरेंट constituent units of the federation have unequal power, some units are granted special power। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में तो सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होंगी और वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होंगी। बट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जैसे इंडिया में क्या है कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल राइट्स या फिर स्पेशल प्रोविजंस के तहत उनको प्रोटेक्शन प्राप्त है। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि ये जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं, जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं, उनको सिक्योरिटी देने के लिहाज से दी जाती है। जैसे कि वहाँ पे अदर स्टेट का कोई बंदा जाके वहाँ की जमीनें नहीं खरीद सकता है, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, जैसे कि हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, और जम्मू कश्मीर भी इसी का पार्ट था। तो यहाँ पे आर्टिकल 371 के तहत उनको स्पेशल पावर इशू की जाती है बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। ये यूएसए है ना। अगर हम 13 कॉलोनीज की बात करें तो वो इधर ही साइड थी, है ना, इधर ही साइड थी, इधर ही साइड थी। और इस पे ही क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर बार बार आके अटैक कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। तो ये अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए सब एक साथ आते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। वहीं पे हमारे इंडिया क्या है, इंडिया अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, डाइवर्सिटी को देखते हुए अलग अलग स्टेट्स का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उनको पावर इशू की जाती है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम पढ़ लिया है। अब एक बात बताइएगा, जैसे अभी हमने आपको बोल तो दिया कि इंडिया हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब
ऐसे क्या-क्या प्रोविजंस हैं जिसको देख के हमें पता चलता है कि हमारी इंडिया एक फेडरल कंट्री है, हमारे इंडिया में फेडरेशंस हैं, है ना? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पहला ही आर्टिकल हमें कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड का यूज ही नहीं किया है, फिर भी हम कहते हैं कि इंडिया हमारा फेडरल कंट्री है। हालांकि हम कहते हैं फेडरल कंट्री, कुछ स्कॉलर इसको स्यूडो फेडरल कहते हैं, फेक फेडरल कहते हैं, है ना? तो अब देखिए यहाँ लिखा भी है, ऑल्दो इट डिडंट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। तो अम्बेडकर जी से पूछा गया था कि आपने यूनियन शब्द क्यों जोड़ा गया? तो यूनियन शब्द जोड़ने का मतलब यही है कि कोई भी स्टेट्स कल को अपने आप को अलग नहीं कर सकता भारत से, इसलिए इसको यूनियन जोड़ा गया। हाँ, प्रिंसिपल्स जो हैं, सिद्धांत जो है वो हमने फेडरल वाले ही अडॉप्ट किए। अब कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, प्रोविजंस हैं जिसको देख के हमें पता चलता है कि इंडिया में फेडरल सिस्टम है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला जो फीचर है इंडिया का वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ टू टायर ऑफ गवर्नमेंट है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो दिल्ली में बैठती है, जो आप एमपी लोगों का सिलेक्शन करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरी तरफ हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, राजस्थान की अलग गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग है। और बाद में तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन के तहत एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी जोड़ी जिसे हम लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो पहला प्रोविजन हमारे यहाँ जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से बताता है कि हमारे यहाँ इंडिया में फेडरल फीचर्स हैं। और दूसरा है कि ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, एरिया, कंट्रोलिंग पावर अलग अलग है, और ये चीजें मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे आसानी से मॉडिफाई नहीं कर सकती या फिर चेंज ही नहीं कर सकती, क्योंकि अंपायर की तरह सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है, जो अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। तो हमारे यहाँ बेटा क्या है, सेवंथ शेड्यूल में सब्जेक्ट प्रॉपर क्लियरली बांटे गए हैं, जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, और हर लिस्ट में सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, मेंशन्ड है कि किस पे कौन से गवर्नमेंट कानून बना सकती है। अब जरा देखिएगा यूनियन लिस्ट में इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट पे कानून बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि ऐसी चीजें यूनिफॉर्मिटी की रिक्वायरमेंट होती है। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉस रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। तो अब जो जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है उस पे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पे कानून बना दे। लाइकवाइज स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन्ड है उस पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, ठीक है? मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। ऐसे क्या क्या सब्जेक्ट होंगे जो हर स्टेट्स में अलग अलग हो सकते हैं, है ना, जो हर स्टेट्स में अलग अलग हो सकते हैं। सब्जेक्ट तो नहीं दिया गया, लगभग लगभग 60 के अप्रॉक्स सब्जेक्ट हैं जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, ओके? उसी प्रकार से सेंट्रल यूनियन लिस्ट में लगभग लगभग 99 सब्जेक्ट्स हैं। थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है इसलिए सब्जेक्ट भी ज्यादा है। अब कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी सब्जेक्ट जिसपे दोनों ही गवर्नमेंट कानून बना सकती है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऐसी बातें लिखी गई हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो प्रिवेल करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के लॉज को ही मान्यता मिलेगी, वैलिडिटी मिलेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कह दिया है कि दोनों के बीच की मध्यस्थता रखी जाएगी, मतलब कुछ इस तरीके का सिस्टम रिजॉल्व किया जाएगा जिससे ऐसा ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट की लॉज को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ओके? उसी प्रकार से बेटा कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो उस समय मतलब 1947 के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 48-49 के दौरान, कुछ ऐसे न्यू सब्जेक्ट थे जो उस समय किसी भी लिस्ट में नहीं रखे गए, जैसे साइबर क्राइम,
टेलीकम्युनिकेशंस, इंटरनेट। तो ये सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इस पे ऐसे सारे सब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। ओके, इसको बोलते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो ये हमारे 7th शेड्यूल में प्रॉपर क्या है, सब्जेक्ट का बंटवारा है। तो ये भी हमारा फीचर दिखाता है कि हमारे इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम है। तो आपने देखा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन होता है, ये सारे स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं देता है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मतलब स्टेट्स, इक्वल पावर इनको नहीं देता। ऑल द स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस। ठीक है, जैसे आर्टिकल 371 गिव्स मेनी स्पेशल पावर टू सम ऑफ द स्टेट्स लाइक स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। जम्मू कश्मीर वाला सिस्टम हट गया, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। इतनी बातें समझ में आपको आ गई होंगी। हमारा अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, यूटी जिसे आप कहते हैं। अब ये स्मॉल एरियाज होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि इनको एक अलग स्टेट्स बनाना भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। आपको पता है ना कि बहुत सारे फिर उसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसमें सीएम होंगे, बहुत सारे फिर एडमिनिस्ट्रेशंस बिल्डिंग्स होंगी, उनका अलग अपना डीजीपी होगा, होम मिनिस्ट्री होगा, सारी चीज़ें होती हैं। कुल मिला के बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्योंकि एरियाज बहुत छोटे होते हैं और इनके जो डिफरेंसेस इस तरीके से होते हैं कि उनको अलग बगल जो स्टेट्स होते हैं उनके साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता। और कुछ तो एरियाज ऐसे होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में होते हैं कि उनको एक अलग स्टेट्स नहीं बनाया जा सकता। जैसे अगर हम बात करें तो अगर ये हमारा मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया में ये हमारे जो लक्षद्वीप वाले एरियाज हो जाते हैं या फिर इसे अंडमान वाले रीजन वाले हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉपर स्टेट्स बना दें तो इट माइट पॉसिबल, यहाँ पे कुछ आपको पता है अगर स्टेट्स हैं तो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशंस इनके पास कुछ बेसिक राइट्स मिल जाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि किसी फॉरेन कंट्री के इन्फ्लुएंस में आके ये बगावत कर दे और फिर इंडिया से ये अलग भी होना चाहे, क्योंकि अपनी खुद की मिलिट्री कोई फॉरेन नेशन इनको प्रोवाइड कर सकता है। ऐसी प्रकार से और भी सारे वजह हैं जिनकी वजह से यहाँ पे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। जितनी भी यूटीज होती हैं उस पर सेंट्रल अथॉरिटी ही रूल करती है। जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया। अब दिल्ली में क्या है कि सीएम भी रहते हैं, है ना। दिल्ली और पुदुचेरी में सिर्फ 2 ही ऐसे यूटीज हैं जहां पे चीफ मिनिस्टर भी रहते हैं, बट पूरी तरीके से कंट्रोल स्टेट नहीं होता है, वो फुल फ्लेजेड स्टेट्स नहीं होते हैं, इसलिए उनके पास फुल फ्लेजेड राइट्स भी नहीं होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिएगा जो 4th प्रोविजंस हैं हमारे पास, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमने की फीचर ऑफ फेडरलिज्म में पढ़ा था, सेम डिक्टो यही पढ़ा था और सेम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही प्रोविजंस है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां पे पावर शेयरिंग इफेक्ट हो रही है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वो सारे फीचर्स को सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकते। जैसे जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी में भी जब इतना समय क्यों लग गया, क्योंकि ऐसे रूल्स को, कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करने के लिए पहली बात तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में। उसके बाद कम से कम आधे से अधिक राज्यों का, स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। ऐसी कंडीशन में ही आप कुछ पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, सब नहीं। दूसरी बात, अगर आप मनमाना करने की कोशिश करते हैं तो अगला पॉइंट हमारा आ जाता है, दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी अलाउ नहीं करेगी कि आप यूनिटरी, क्या मतलब चेंज ही नहीं कर सकते आप, है ना। बेसिक फीचर को आप चेंज नहीं कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन के देखिए क्या लिखा है, द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द implementation of constitutional provisions and procedures. In case of any dispute about the division of power, the High Court and the Supreme Court make a decision. अब ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने रूल्स को, अपने ऑर्डर को इम्पोज करेगा, नहीं, ये अंपायर के काम करेगा जुडिशरी। ये भी प्रोविजन हमारा ये शो करता है कि हमारे यहाँ फेडरल प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। और 6th पॉइंट है कि द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्स बाय लेवाइंग टैक्सेस। यस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था
कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग सब्जेक्ट है, कहाँ-कहाँ से उनको टैक्सेस वसूलने हैं। जीएसटी की बात की थी मैंने, लीगर की बात की थी। उसी प्रकार के एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की बात करते हैं, है ना? कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं। इस तरीके के जो मल्टीपल टैक्सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाता है। अलग-अलग बटे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। क्यों? ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो भी फंक्शंस हैं असाइन्ड हैं, वो उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है? तो ये सारे प्रोविजंस देख के लगता है कि हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम है ना? हमारी इंडिया क्या है? एक फेडरल कंट्री है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटा, नाउ हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? फेडरलिज्म वर्सेस सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे यहाँ प्रोविजंस तो बहुत अच्छे-अच्छे हैं, जो आपने अभी तक देखा, और इस बात की श्योरिटी भी करते हैं कि हमारे इंडिया में फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट ट्रू एसेंस ऑफ फेडरलिज्म तभी पॉसिबल है जब हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो, इजंट? जब तक हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं होगी तब तक फेडरलिज्म बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो हमारे देश के लीडर्स होंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से हमारे यहाँ प्रैक्टिस किया गया फेडरलिज्म को, ये हम 3 स्टेंसेस से देखते हैं। सबसे पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, जैसा नाम से पता चल रहा है कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं उनको सेम स्टेट में रखा जाए, है ना? जैसे मलयालम बोलने वालों को केरल में रखा गया है, गुजराती लैंग्वेज बोलने वालों को गुजरात में रखा गया, उसी प्रकार से मराठा बोलने वालों को महाराष्ट्र में। तो पूरा कंट्री इसी तरीके से हमारा डिवाइड है। अब आप देखिएगा 1956 का ये मैप है, और रिसेंट में आप ये करंट मैप देखें तो किस तरीके से यहाँ पे नए-नए स्टेट्स का क्रिएशन हुआ है। तो स्टेट का क्रिएशन बहुत ही सस्पिशन भरा रहा। एक्चुअली में आज़ादी के पहले हमारे जो लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने इस बात को प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद होगा, तो हम आपको लैंग्वेज के आधार पे स्टेट का क्रिएशन करेंगे। बट 1947 में कंट्री के 3 पार्ट हो गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया। तो इस बात को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में नेशनल लीडर डर रहे थे। लेकिन ये वायलेंट मूवमेंट हो गया आंध्र प्रदेश में और पोटी श्रीरामुलु की डेथ के बाद, जिसकी वजह से सबसे पहले 1956 में आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया गया, और लैंग्वेज के आधार पर ये पहला स्टेट का क्रिएशन था। और फिर धीरे-धीरे आप देख पा रहे हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी को गुजरात और महाराष्ट्र में चेंज किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, मध्य प्रदेश से झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, तेलंगाना को रिसेंट में अलग किया गया। तो इस तरीके से लगातार स्टेट का क्रिएशन हो रहा है लैंग्वेज के आधार पे। अब लैंग्वेज के आधार पे ही सिर्फ स्टेट का क्रिएशन नहीं होता है, कुछ और भी फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि डिफरेंसेस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, चाहे वो बेस्ड ऑन कल्चर हो, है ना, या फिर एथनिसिटी हो, या फिर ज्योग्राफी हो। तो ज्योग्राफी के आधार पे हमने उत्तराखंड को देखा कि उत्तर प्रदेश से अलग किया गया क्योंकि वो पहाड़ी माउंटेनियर रीजन था। उसी प्रकार से लगातार नागालैंड, झारखंड और भी बहुत सारे स्टेट्स को लगातार हम उनकी डिमांड के आधार पे फॉर्मेट करते रहे हैं, फॉर्मेशन करते रहे हैं। अब देखिएगा, जब भी कभी हम स्टेट का क्रिएशन करते हैं तो इसका मतलब है कि हम और ज्यादा ऑटोनॉमी दे रहे हैं। ऑटोनॉमी कैसे दे रहे हैं? आपने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि लगातार अलग-अलग सब्जेक्ट मेंशन्ड होते हैं स्टेट लिस्ट में, और उनके आधार पे हम उनको बहुत सारी ऑटोनॉमी देते हैं कि आप उस सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग रूल कर सकते हैं। ठीक है? ये जो हमने अभी बताया था। अब देखिए, स्टेट का क्रिएशन जब होता है तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी ईजियर होता है। अब अगर मान लीजिए हम हिंदी आती है और हम जाके मलयालम में रूल कर रहे हैं, हमारा जॉब एज एडमिनिस्ट्रेशन हम वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो फिर हमें लैंग्वेज बैरियर का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर भी होता है। और दूसरी बात, जो हमारे नेशनल लीडर के मन में डर था, हुआ उसके उल्टा। हुआ उसके उल्टा का मतलब यह है कि कंट्री में यूनाइटेडनेस ज़्यादा आया है ना? जो यूनिटी है वो और ज़्यादा इनहेंस हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द गिविंग मोर ऑटोनॉमी बाय क्रिएशन मोर एंड मोर
डाइवर्सिफाइड स्टेट्स। सिन्हाला की तरह नहीं हमने कि सभी को यूनाइट करने के लिए हमने अलग ऑटोनॉमी नहीं दी, स्टेट का फॉर्मेशन नहीं किया, है ना। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट श्रीलंका में थी, बट यहाँ इंडिया में हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इस बात की श्योरिटी हम ये यहाँ पे ये प्रूफ दे रहे हैं कि हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट का क्रिएशन होता है। एक बात बताते बच्चों, स्टेट का क्रिएशन आर्टिकल 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है, स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, नए स्टेट का क्रिएशन कर सकती है। ओके, अब दूसरा जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट आता है वो होता है लैंग्वेज पॉलिसी का। लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब यह है कि आपने फिर से वही श्रीलंका का मैं एग्जांपल दूंगा। श्रीलंका में 74% सिन्हलीस थे, तो वहां पे सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, रादर नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। हमारे यहाँ इंडिया में 40 to 44% लोग हिंदी बोलते हैं, बावजूद इसके कि हमारे इंडिया में हिंदी को हमने नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है, हमने सिर्फ और सिर्फ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ही बनाया है। 1965 तक ही इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात करी गई थी, लेकिन तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा वायलेंट मूवमेंट होने की वजह से इंग्लिश को आज तक हम ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंसिडर करते हैं। मोरओवर इंग्लिश को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ही कार्य करना पड़ता है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि हिंदी के अतिरिक्त 21 लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको हमने शेड्यूल लैंग्वेज में रखा है। शेड्यूल लैंग्वेज का मतलब है कि हमारे यहाँ 8th शेड्यूल है, टोटल 12 शेड्यूल है, उसमें 8th शेड्यूल में हमने कंट्री की शेड्यूल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज को रखा गया है। इन लैंग्वेज में से कोई भी स्टेट अपने स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज भी चुन सकता है। कितनी अच्छी बात है कि स्टेट का क्रिएशन भी हो रहा है और स्टेट को ऑटोनॉमी भी दी जा रही है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को चूज कर लो। अब ये नहीं कि हिंदी को हमने जबरन इम्पोज किया कि आपकी हिंदी ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट साथ में हमने स्टेट को ऑटोनॉमी दी है कि आपकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। ओके, so the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. जो मैंने बात बताई, according to constitutions, the use of English for official purpose was to stop in 1965. But वो 1965 के बाद अभी तक चल रहा है, just because of the non-Hindi speaking जो population थी, उन्होंने ये डिमांड रखी थी और निश्चित तौर पे हमने उस डिमांड को एक्सेप्ट भी किया है। So ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official language. ओके, तो यहां से भी हमको ये पता चल रहा है कि हमारे इंडिया में फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगली जो स्लाइड है वो थोड़ा मजेदार है, सेंटर स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पे देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है ये वाकई में अच्छे से वर्क तभी कर पाएंगे जब हमारे कंट्री के रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स इस अरेंजमेंट को अच्छे से फॉलो करें। ऐसा नहीं कि लूप होल्स का यूज करें। शुरुआत में क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए ये हमारी कंट्री है और कंट्री में अलग अलग बहुत सारी स्टेट्स भी थी, आज भी हैं। पूरे सेंट्रल लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट थी ये बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही छाई थी हर जगह। शुरुआत में 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था और 1952 से ही कांग्रेस की ऑफिशियल गवर्नमेंट पूरे कंट्री और पूरे स्टेट्स में रूलिंग पार्टी की तरह काम कर रही थी। पहली बार 1957 में केरला में अदर पार्टी की सरकार बनती है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी की जब गवर्नमेंट केरला में बनती है तो कांग्रेस को तो अच्छा नहीं लगा, है ना, और कांग्रेस ने 356 आर्टिकल 356 के तहत वहां की जो गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। प्रेसिडेंशियल रूल लगा के कि वहां पे जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। और इस तरीके से 1990 के पहले तक जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे थी उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का लगातार या मिसयूज किया और हर जगह पे पूरी तरीके से अव्यवस्थाएं थी। थैंक गॉड 1990 के बाद ये सिचुएशन चेंज हुई, और चेंज इसलिए हुई क्योंकि हमारे यहाँ ढेर सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का इमर्जेंस स्टार्ट हो गया था। अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे यहाँ लगभग 1000 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो इस प्रकार से आफ्टर 1990s बहुत सारी रीजनल पार्टीज इमर्ज होने लगी, वो भी स्टेट पार्टीज थी
तो इस तरीके से अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सेंट्रल लेवल पे मेजोरिटी स्टैब्लिश नहीं हो रही थी। मेजोरिटी स्टैब्लिश का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आज हम लोकसभा की बात करते हैं 543 सीट्स है, तो 543 सीट्स का मतलब यह है कि मेजोरिटी के लिए 272 सीट चाहिए, तभी आपको रूलिंग पार्टी की तरह कंसिडर किया जाएगा। आई मीन आप गवर्नमेंट के पार्ट रहेंगे। तो कांग्रेस कुछ ऐसी वजहें थी जिसकी वजह से रूलिंग पार्टी की तरह काम नहीं कर पा रही थी या फिर मेजोरिटी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे कंडीशंस में उनको डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल रीजनल पार्टी के साथ कोलिशन करना पड़ा। कोलिशन मतलब गठबंधन करना पड़ा, अलायंस बनाना पड़ा, और इस तरीके से दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करती थी। और जब ये सिस्टम चला तो अब क्या हुआ कि उनकी मनमानी चलना बंद हो गई, क्योंकि अब रूलिंग पार्टी में कई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का भी इंटरेस्ट शामिल होने लगा। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, ये जो आर्टिकल 356 का मिसयूज हो रहा था। और इस तरीके से हमारे यहाँ सेंट्रल स्टेट रिलेशन अब थोड़ी से फेडरल एसेंस पे चलना शुरू हो गए, है ना। पहले आप देख पा रहे हैं कि अगर सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट है और स्टेट में अलग गवर्नमेंट है तो थोड़ा सा तनातनी का माहौल था, टेंशन का माहौल था। कहीं ना कहीं वो चीजें आज भी थोड़ी बहुत दिख ही जाती हैं, बट फिर भी आज हम जैसे पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि काफी टेंशन हुई। तो इस तरीके से अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर मनमानी नहीं कर पाती है और एक नया सिस्टम चलना शुरू हो गया है, दैट इज रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी, रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो अब सेंट्रल स्टेट रिलेशन फेडरलिज्म एसेंस पे चलना शुरू हो गया है। ओके, तो इस तरीके से आपने ये भी देखा कि हमारे कंट्री में वाकई में फेडरल सिस्टम है। और फेडरल सिस्टम को और चार चांद लगाने के लिए हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। मतलब ये है कि अभी तक हम लोगों ने दो ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात की है, पहला या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की, दैट इज लोकल गवर्नमेंट, है ना, लोकल गवर्नमेंट। सो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि जब पावर हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को देते हैं, उस फिनोमिना को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे का लॉजिक ये है कि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे सिर्फ दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट सफिशिएंट नहीं है। अब सोचिए हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं वे यूरोप की कंट्री के बराबर है। अब उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन तो इतनी है कि उससे ज्यादा पॉपुलेशन वाले सिर्फ चार ही कंट्री हैं, और उसमें से यूएस थोड़ा सा ज्यादा है। अदरवाइज आने वाले सालों में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन अमेरिका से भी ज्यादा हो जाए। तो रेशनल बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन को आप समझ सकते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। अब लोकल लेवल पे लोगों को अपनी प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से पता होती है और उनको ये भी पता होता है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं एफिशिएंट तरीके से। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट उतने अच्छे से फोकस ना कर पाए लोकल प्रॉब्लम को, और इनको ये भी पता होता है कि हम मनी को किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि बहुत इफिशिएंटली चीजें अच्छे से हो जाए। अब लोकल लेवल पे नालियां हैं मान लीजिए, है ना, साफ सफाई है, पानी की जरूरत है, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट जो पूरी होती है वो लोकल गवर्नमेंट के ही माध्यम से होती है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में जो पीपल होते हैं ना वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, और इस पार्टिसिपेशन से कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी भी इनहेंस होती है और लोगों को भी डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से पता चलता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं। सो देयर आर सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज पावर। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन, इंडिया की पॉपुलेशन तो शुरू से ही ज्यादा रही है, तो 1947 के बाद से ही ये बातें उठने लगी थी कि इंडिया में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इसके लिए पंचायत गांव के लिए और म्युनिसिपैलिटीज टाउन के लिए सेटअप भी किए गए, लेकिन ये पूरी तरीके से अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट थे। और जब स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी तो कभी इलेक्शन होता था, कभी फंडिंग मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। कुल मिला के बहुत प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं था, और इनके भाग्य तब खुलते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशंस में इनको मेंशन किया जाता है बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा, है ना। तो मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वर टेकन इन 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन होता है प्रॉपर। अब कोई बात अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी जाती है तो फिर उसको
कोई नहीं काट सकता, है ना। और इसके लिए एक अलग से सेपरेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है जिसका नाम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, और ये इसी बात की इंश्योरिटी करेगा कि हर 5 साल में प्रॉपर इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, और इसमें सीट्स का भी प्रॉपर रिजर्वेशन है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब कास्ट है, अदर बैकवर्ड कास्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो विमेन्स की पोजीशन को और ज्यादा इनहेंस करता है, दैट इज 1/3 सीट इनके लिए रिजर्व की जाती है विमेन्स के लिए, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, हर जगह 1/3 सीट इनके लिए रिजर्व है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं, वहीं पे जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है वो म्यूनिसिपैलिटीज के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। अब आपने ध्यान दिया होगा क्लास 7th में या फिर 6th में आपने पढ़ा होगा कि हर गांव में ग्राम पंचायत होती है। तो गांव अगर छोटा है तो उस एक गांव में ग्राम पंचायत होगी, एल्स 2 या 2 से अधिक गांव को मिला के एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव बॉडीज, है ना। उस एग्जीक्यूटिव बॉडीज में पंच या फिर वार्ड मेंबर्स का इलेक्शंस होता है, उसी में एक सरपंच का भी इलेक्शन होता है जिसे आप विलेज हेड के नाम से जानते हैं। सपोज मैं आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक गांव है, ओके, ये एक गांव है, इस गांव में क्या हो रहा है कि अलग अलग वार्ड बना दिए जाते हैं ना, अलग अलग वार्ड बना दिए जाते हैं। सपोज ये वार्ड है, अब एक वार्ड ये है, एक वार्ड ये है, एक वार्ड ये है, इस तरीके से हर एक वार्ड से एक वार्ड मेंबर, है ना, एक वार्ड मेंबर का इलेक्शन होता है, उस, है ना, उसी को आप पंच भी बोल सकते हैं। और उसी वार्ड मेंबर के साथ एक सरपंच या फिर विलेज हेड का भी इलेक्शन होता है जिसे आप मुखिया या गांव प्रधान भी कह सकते हैं, विलेज हेड को ग्राम प्रधान भी कहा जाता है। अब इनका इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, तो पार्टिसिपेट करने के लिए ग्राम सभा के मेंबर करते हैं। ग्राम सभा का मेंबर का मतलब है कि 18 इयर्स की एज उस गांव में या फिर कंबाइंड जो विलेजेस हैं उसमें अगर 18 साल से ऊपर या 18 साल के इक्विवेलेंट कोई भी पर्सन हो, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर कास्ट, तो उसको हम बोलते हैं ग्राम सभा के मेंबर। और ये ग्राम सभा के मेंबर ही यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडीज ग्राम पंचायत के मेंबर्स का इलेक्शन करते हैं। और ग्राम पंचायत का मेंबर कौन है, यही पंच, प्रेसिडेंट कह लो या फिर सरपंच कह लो या फिर वार्ड मेंबर कह लो। बेसिकली ये जो ग्राम सभा होती है ये एक लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है जिसकी सुपरविजन में ये एग्जीक्यूटिव दैट इज ग्राम पंचायत वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है ग्राम पंचायत, सॉरी, ग्राम सभा इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एडल्ट वोटर्स इन अ ग्राम पंचायत। अब देखिएगा ग्राम सभा का वर्क ये होता है कि मिनिमम 2 या 3 बार साल में एक बार ये बैठक करें। गांव में एक पंचायत भवन होता है, वहां पे बैठक करें और वहां के जो भी ग्राम पंचायत के वर्किंग है, जो भी इनकी फंक्शंस हैं, उसको बजट को लेकर उसको एक समीक्षा करे, एनालाइज करे, रिव्यूज करे। कुल मिला के वही है कि क्या क्या गांव में करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आप लोग को क्या क्या चीजें की हैं अब तक, कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। तो इस तरीके से सारे काम ग्राम सभा के सुपरविजन में होता है। इसीलिए कहा जाता है ना, डेमोक्रेसी का जो ग्रास रूट लेवल अगर आपको देखना है तो ये ग्राम सभा ही है। तो एक गांव में रहने वाले जो एडल्ट लोग होते हैं वो अपने डिसीजन खुद से लेते हैं अपने द्वारा इलेक्टेड वार्ड मेंबर या फिर विलेज हेड के माध्यम से। समझ में आया बेटा? ओके। तो अब देखिएगा विलेज लेवल पे, अगली स्लाइड में देखिएगा, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है ना, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है। अब ये ग्राम पंचायत, ढेर सारे ग्राम पंचायत मिलके ये बनते हैं हमारे पंच मंडल, मंडल या फिर इसी को ब्लॉक भी बोलते हैं, ब्लॉक या फिर समिति भी बोल सकते हैं। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और इसी तरह ढेर सारे पंचायत मिलके बनते हैं हमारे जिला परिषद। ठीक है, ये 3 स्तरीय सिस्टम होता है, 3 टायर सिस्टम होता है।
पंचायती राज का। जो सबसे ग्रास रूट लेवल होता है वो ग्राम पंचायत होता है। ढेर सारी ग्राम पंचायत मिलके हमारी जो पंचायत समिति बनती है, या फिर उसी को आप ब्लॉक या फिर मंडल भी कह सकते हो। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। अब जैसे कि ग्राम सभा का मैंने अभी आपको समझाया था, तो उसी ग्राम सभा के मेंबर्स ग्राम पंचायत के मेंबर्स का भी इलेक्शन करते हैं, पंचायत समिति के मेंबर्स का इलेक्शन करते हैं, और जिला परिषद के भी मेंबर्स का इलेक्शन करते हैं। वही एक बॉडी दैट इज ग्राम सभा। अब ये अलग बात है कि ग्राम पंचायत के मेंबर्स का इलेक्शन करते समय ग्राम पंचायत के जो उस पर्टिकुलर गांव के लोग होंगे ग्राम सभा में वही इलेक्शन करेंगे। दूसरी बात, पंचायत में ढेर सारी ग्राम आ जाती है, कई विलेजेस होते हैं, तो ऑब्वियस है कि उस जो कंबाइंड विलेजेस हैं उनके ग्राम सभा के मेंबर्स पंचायत समिति का इलेक्शन करेंगे। उसी प्रकार से बहुत सारे पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद बनते हैं। एक जिले में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, तो वो सारे ग्राम सभा के मेंबर्स मिलके जिला परिषद के मेंबर्स का इलेक्शन करते हैं। ओके, ये एक बार आप पढ़ लीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीजें हैं। ऑल द पंचायत समिति और द मंडलास इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। ओके, मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। एक्चुअली क्या होता है कि जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा के द्वारा इलेक्टेड तो जरूर होते हैं, बट इसमें कुछ मेंबर्स जो होते हैं ना वो नॉमिनेटेड होते हैं, बाय डिफॉल्ट होते हैं ग्राम सभा, है ना, ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। कौन कौन से मेंबर बाय डिफॉल्ट होते हैं? जैसे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो लोकसभा के मेंबर होंगे, कोई ना कोई तो होगा, जिसे आप एमपी कहते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसी प्रकार से एमएलए, जिसे आप विधायक भी कहते हो, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का होगा वो सारे के सारे इसके बाय डिफॉल्ट मेंबर होंगे इस जिला परिषद के। ठीक है, और इस जिला परिषद का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं जिला परिषद चेयरपर्सन। ओके, इसका जो हेड होता है। उसी प्रकार से पंचायत का जो हेड होता है उसको हम ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, है ना, ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। उसी प्रकार से जो ग्राम पंचायत का हेड होता है उसे हम विलेज हेड, सरपंच या फिर ग्राम प्रधान भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। तो जिस तरीके से आपने रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा जाना, उसी प्रकार से अर्बन लोकल गवर्नमेंट में अगर छोटे टाउन्स हैं, है ना, बहुत छोटे बड़े टाउन्स नहीं हैं, तो वहां पे म्यूनिसिपैलिटीज होती है। अगर बहुत बड़े बिग सिटीज हैं, बिग टाउन्स हैं, तो उसको हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के नाम से जानते हैं। हिंदी में आप नगर पालिका बोलते हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को नगर निगम बोलते हैं। So both municipalities and municipal corporation are controlled by the elected bodies consisting of people's representative। तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर ये सिटीज में होता है, तो सिटीज में भी क्या होते हैं, वार्ड बांट दिए जाते हैं। हर वार्ड से, आप लोगों ने पार्षद का नाम सुना होगा, वहां से पार्षद इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटीज का जो हेड होता है उसको बोलते हैं म्युनिसिपल चेयरपर्सन, और जो मेयर होते हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पॉलिटिकल हेड होते हैं। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अचीवमेंट के बारे में जानते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को एनहेंस किया गया है, और इसका प्रूफ ये है कि हमारे यहाँ 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटीज में है ऑल ओवर द कंट्री। अब आप समझ सकते हैं 36 लाख कितना ह्यूज नंबर है। इतना तो बहुत सारे कंट्री की पॉपुलेशन भी नहीं है मेरे भाई, इतना ज्यादा हमारे यहाँ तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव रखे गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस दिया गया लोकल गवर्नमेंट को कब दिया गया? अभी हमने बताया था 1992 में 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। तो इससे डेमोक्रेसी थोड़ा और ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे गई है ना, डीपेन हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि विमेंस की जो पोजीशन है सोसाइटी में वो एनहेंस हुई है, क्योंकि 1/3 सीट इनके लिए रिजर्व की गई है। इससे इनकी वॉइस को भी डेमोक्रेसी में प्लेस मिला है। ओके, अब देखिए कुछ चैलेंजेस भी है। हमने बहुत अच्छा ही बात बता ली। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले कि अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको मिल गया तो नो डाउट कि इलेक्शन तो बहुत प्रॉपर हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। हर 5 साल में प्रॉपर इनके पास इलेक्शन हो रहा है, और जो भी पंचायत में 29 सब्जेक्ट्स हैं उस पर ये वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं, और 18 सब्जेक्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट के पास है।
बट ये जो ग्राम सभा हमने अभी पीछे बताया था कि इनको साल में 2 से 3 बार मीटिंग करनी होती है, लेकिन ये हो नहीं रही है एक्चुअली। सब ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं आपस में सब कुछ तामझाम कर लेते हैं। ग्राम सभा इज नॉट गोइंग टू चेक देयर फंक्शंस, क्योंकि सब ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं ना ही वो इतने अवेयर हैं और ना ही उनके पास टाइम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और दूसरा ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, हर स्टेट हमारे यहाँ इस समय अगर देखे जाए तो 28 स्टेट्स हैं, बावजूद कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पावर अभी ट्रांसफर नहीं किए गए हैं लोकल गवर्नमेंट के, या फिर जो वार्ड मेंबर हैं पार्षद के पास जो पावर होनी चाहिए, जो उनके पास अथॉरिटी है, उसका वो यूज नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट खुद ही सारी चीजों को मैनेज कर रही है। बस एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंट की तरह ये काम कर रहे हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उसको ये सिर्फ इम्प्लीमेंट करा रहा है। जो पर्पस था लोकल गवर्नमेंट का कि लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये अच्छे से अपने से मैनेज करें, अपने से ही पॉलिसीज को बनाएं, वो चीजें बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रही हैं, विजिबल नहीं हो रही हैं, क्योंकि बना बनाया खाका स्टेट गवर्नमेंट तैयार करती है और ये उसको सीधे से इम्प्लीमेंट करते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा अभी इनको ना, ये एक्चुअली पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं ग्रांटेड से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एडिक्वेट रिसोर्स इनको अभी कभी कभी नहीं मिलता है कुछ स्टेट्स में। तो इस वजह से अभी हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग वे दूर हैं अभी रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। तो ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा इसमें सिलेबस में नहीं था, बेसिकली बस इतना था कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताना था। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, बाय बाय।